गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये नाम आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है गाइज, आपने 10th में जरूर सुना होगा। 10th में आपने सुना होगा कि जब भी किसी कंडक्टर से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो कंडक्टर गर्म हो जाता है और उसे हम छुए तो हमें पता चल जाएगा कि वो गर्म है। तो गाइज, इस इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक करंट के इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब गाइस, ये चीजें बहुत सारे जगहों पर देखी जाती है और इसका यूटिलाइजेशन भी बहुत वाइडली किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में बिल्कुल हीटिंग इफेक्ट का ही तो हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, जो पहले जो बल्ब आती थी फिलामेंट वाली, अभी भी आती है, उसका भी यूज हम लोग करते हैं। ठीक है गाइस, जो रोस्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग स्लाइस को क्या करते हैं, बेक करते हैं, उसमें भी यूज होता है गाइस। और हीटर्स वगैरह तो आपने देखा ही है, उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का ही यूज होता है गाइज। तो बहुत सारे जगह है जहां पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का वाइडली यूज होता है। अब गाइज, इस टाइप का है ना, करंट का तो ये इफेक्ट हुआ। अब इसी टाइप का और भी इफेक्ट्स हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें एक इफेक्ट हमें पढ़नी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं आपको इसलिए ऐसा फील करवा रहा हूं क्योंकि इस नेम से मतलब हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। तो इंटरेस्ट पहले ही आपका अगर हो जाए उस चीजों में, तो पढ़ने से पहले ही बहुत उसमें क्या होगा, मन लगेगा कि भाई क्या चीज है ये। तो सिमिलरली जैसे यहां हीटिंग इफेक्ट की बात हो रही है, तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात होगी, यानी किसी कंडक्टर में करंट को पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अपन उसके बारे में बहस करेंगे, कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किधर होगी, क्या होगी। गाइज, बहुत सारी बातें करने को। सिमिलरली गाइज, एक टॉपिक और होती है, पहले के सिलेबस में थी लेकिन अब के सिलेबस में हटा लिया गया है इसे, और केमिस्ट्री में वो चीजें अभी भी है, और वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। आप ये चैप्टर अपने टेक्स्ट बुक में, केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, एंड दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें आप पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो उस इलेक्ट्रोलाइट के कंपोजिशन में कुछ चेंजिंग आती है, मतलब वो आयंस में टूट जाता है गाइज, है ना। पहले वो जिस आयन से वो बने होते थे वो अब क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, और उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो कई इसको हटाते हैं फिलहाल। तो गाइज, ऐसा है कि इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारे जगह पर इफेक्ट हम लोग देखते हैं और अलग अलग रूप में अलग अलग इफेक्ट होता है। फिलहाल अपन को क्या बात करनी है गाइज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कहां कहां देखने को मिलती है, बहुत सारे जगह पर, मैंने आपको बहुत सारा चीज बताया अभी। अब गाइज, इसमें एक बेसिक सा सवाल पैदा होता है कि सर कंडक्टर गर्म क्यों हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट का वजह क्या है। कुछ ना कुछ तो वजह होगा, कहां से हीट आ गई। तो इसका वजह है गाइज, पहला तो बेसिक सवाल यह है, और दूसरा बेसिक सवाल यह है कि सर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। बड़ा ही बेसिक दो क्वेश्चन होता है गाइज, और इन दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसे कहेंगे। सो गाइज, बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन करंट passes through a conductor, then it becomes hot. This effect of current is known as heating effect of current. ठीक है गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें बेसिक सवाल कि ये हीटिंग इफेक्ट क्यों पैदा होता है ना, कॉज क्या है इसका, अपन उसके बारे में डिटेल करेंगे। और गाइज, ये जो इफेक्ट है वो कहां कहां देखी जाती है, बहुत सारे जगहों पर देखी जाती है। इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी है गाइज। तो अगर मैं इसके एप्लीकेशन की बात करूं, तो बहुत सारे जगह हैं, आपको पता है। इलेक्ट्रिक आयरन में हम कर सकते हैं, हीटर्स में कर सकते हैं, बल्ब्स में कर सकते हैं, रोस्टर्स होते हैं उसमें कर सकते हैं गाइज। बहुत सारे जगह हैं जहां पे इसका यूज हम लोग करते हैं। अब इसका कॉज क्या है, अपन उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
क्या वजह है हीट प्रोड्यूस होने का? तो गाइज जब भी किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं एंड्स पे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं राइट, वो लोअर वोल्टेज से, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे दौड़ते हैं। गाइज क्लियर है? नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर से हायर पोटेंशियल पे मूव करती है, और गाइज जब वो मूव करती है तो उनके पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मूव करने के समय जो लैटिस साइट है, जिसको हम लोग पॉजिटिव आयंस कह सकते हैं, तो लैटिस साइट से वो कॉलिजन भी करते हैं, तो अपने काइनेटिक एनर्जी उस लैटिस साइट को वो प्रोवाइड करते हैं, पार्शियली ही सही, फुल्ली तो नहीं, लेकिन पार्शियली काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो लैटिस साइट पे बैठे हुए एटम्स, बैठे हुए आयंस को मिलती है, जिसके वजह से उन आयंस की अपनी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। अब बोलोगे बढ़ जाती है यानी पहले से रही होगी क्या? बिल्कुल गाइज, कोई भी कंडक्टर होता है तो सब लैटिस साइट पर जो एटम्स होते हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करते रहते हैं ड्यू टू थर्मल इफेक्ट्स, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर्स, रूम टेम्परेचर्स की वजह से भी वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। और गाइज जब ये कॉलिजन करेंगे तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी और बढ़ जाएगी राइट, जिसके वजह से वो क्या हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा। ठीक है, किसी की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब हुआ कि उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि उस कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है गाइज। सो चाहे तो इसका कॉज भी हम लोग लिख सकते हैं, when electric field is applied on a conductor, then free electrons move and collide with atoms या आयंस कह सकते हो, पॉजिटिव आयंस एट लैटिस साइट। देयरफॉर द एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम्स या पॉजिटिव आयंस, कैटायंस भी बोल सकते हो आप, increases. Hence, the internal energy of conductor increases. So, it becomes hot. बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर और आसान भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी उसको इम्पार्ट कर देती है, कंडक्टर को मिल गया, और कंडक्टर को कुछ एनर्जी मिल जाए तो क्या हो जाएगा, गर्म ही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकल जवाब देने की कोशिश किया हूँ गाइज, इंटरनल एनर्जी के टर्म में जवाब देने की कोशिश किया हूँ। रियल जो आंसर है गाइज यही है ना। तो ये हो गया गाइज कॉज, क्या वजह हो सकता है। अब सेकेंड सवाल गाइज अभी भी बना हुआ है कि सर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। हीट तो प्रोड्यूस होगी ये तो पता पड़ गया, बट हाउ मच। तो गाइज इसका जवाब हम लोग यहां पे देने की कोशिश करते हैं। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इस पे अपन चर्चा करेंगे डिटेल। गाइज इस इफेक्ट को जो साइंटिस्ट आपने सुना भी होगा जूल, तो जूल ने इस पर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था। और उनकी जो एक्सपेरिमेंट है गाइज, वो एक्सपेरिमेंट अलग अलग लॉज, अलग अलग कंक्लूजन लेकर के आई। ठीक है, कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअली उसको बोलते हैं जूल्स लॉ फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है गाइज, तो फिलहाल अपन डिस्कस करते हैं कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, कैसे इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए गाइज आपके पास कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर की कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगी, मान लेते हैं कि R है, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम I पास करते हैं। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि टाइम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज टाइम ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ये तो ऑब्वियस ही, इसको हम लोग नोटिस कर सकते हैं।
तो टाइम भी इसमें देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि करंट हमने टी टाइम तक फ्लो करवाया, ठीक है, किसी कंडक्टर में जिसके रेजिस्टेंस आर है। सो अब इसमें हीट प्रोड्यूस होने का क्या चक्कर है? तो गाइस अगर चार्ज को हम फ्लो करवा रहे हैं तो उसमें वर्क तो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस हमने प्रोवाइड करा हुआ है, तो इसको मूव कराने में कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा गाइज। तो चार्ज को अगर आप मूव करा रहे हो तो जो वर्क होगी गाइज वो तो पक्का इन्वॉल्व होगी। और गाइज जैसा हम मानते हैं जनरली कि जो वर्क हुई है किसी चीज को कराने में जो वर्क हुई है गाइज, वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में रिप्रोड्यूस हो गया। जब भी आप कुछ करते हो तो आपकी एनर्जी बर्बाद तो नहीं हो जाती है, किसी और के रूप में एनर्जी चली जाती है। तो सिमिलरली चार्ज को दोहराने में जो हमने वर्क करा है वो वर्क दरअसल इसमें किसके रूप में रिप्रोड्यूस हो जाता है? हीट के रूप में। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो कंसिडर करते हैं एक छोटी सी चीज, कंसिडर अ कंडक्टर या रजिस्टर कह सकते हो, हैविंग रेजिस्टेंस आर, let I be the current flowing through it till the time t, ठीक है। t टाइम तक हमने क्या फ्लो करवाया गाइस? आई करंट फ्लो करवाया। इतनी सही सी बात है, छोटी सी इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं इसमें। अब एक चीज बताइए, इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो वर्क डन। तो यहां पे यही बात हम लोग एज्यूम करेंगे कि हीट जो प्रोड्यूस्ड होगी विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज। जो भी चार्ज है उसको मूव कराने में जो होगी। क्लियर है गाइज? तो सबसे पहले वर्क निकालने की कोशिश करते हैं। तो गाइज अगर मैं बोलूं भी पोटेंशियल डिफरेंस है, if V be the potential difference across the conductor, then work done in moving a charge Q from A to B, ठीक है, कितना वर्क होगी? तो आप बोलोगे सर Q और इंटू V है ना, Q इंटू डेल्टा V, ये तो हमने पढ़ा है V पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये वर्क तो पता पड़ गया, अब हमें करंट के टर्म में चीज़ों को लाना है। तो सबको पता है कि Q होता है ना I टाइम्स ऑफ T, या यूँ कहें I होता है Q बाई टी। तो Q बराबर आई टी, क्योंकि I करंट हमने फ्लो करवाया है T टाइम तक। सो I Q इज़ वॉट? आई टी। सो W को हम लिख सकते हैं I इंटू टी इंटू भी। और गाइज एक बात और है कि V इक्वल्स क्या होता है? I टाइम्स ऑफ R। V इक्वल्स क्या होता है? I टाइम्स ऑफ R। सो W को मैं लिख सकता हूँ आई टी इंटू आई टाइम्स ऑफ आर। तो ये वर्क हो गया आई स्क्वेयर आर इंटू टी। तो गाइज ये वर्क हो गया और यही हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा कंडक्टर में। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी रेजिस्टर में, किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं गाइज, तो उसको फ्लो कराने में वर्क करना पड़ता है, चार्ज को आगे दौड़ाने में वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क किया जाता है वही वर्क उस कंडक्टर में हीट के रूप में रिप्रोड्यूस हो जाता है। निकालने का काम कैसे गाइज? बहुत विदिन मिनट हम लोग निकाल पाएंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर वर्क निकाले, अगर Q चार्ज मूव करी है तो Q इंटू भी इज द वर्क। Q को हम लिख सकते हैं I इंटू टी और V को लिख सकते हैं I टाइम्स ऑफ I। तो गाइज ओरल भी हो सकता है I स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को हमने यहाँ पे निकाल लिया, I स्क्वायर आर इंटू टी। तो गाइज हमने दोनों चीज़ समझ लिया, क्यों हीट प्रोड्यूस होगी और कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल हमने आपको जवाब दिया। और इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है गाइज, वो तो आप जानते ही हो, बहुत सारे जगहों पर इसका एप्लीकेशन है। तो चलिए गाइज पहले आप इसको कॉपी कीजिए और इस पर हम लोग कुछ और छोटी छोटी चीज़ आगे इसका डेरिवेशन और अलग अलग फॉर्मेट में करना चाहेंगे। ठीक है, पहले कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमने
डेरिवेशन करना है, ये तो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है H = I² R × T। अब आप इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी ला सकते हैं, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा V = क्या है I × R, तो आप V के जगह पर, है ना, या फिर IR के जगह पर V भी यूज कर सकते हैं। ये यूज कर सकते हैं हम लोग। सिमिलरली I के जगह पर V/R भी लिख सकते हैं, और ऑलरेडी VT है, तो ये हो जाएगा V² R × T। ठीक है, तो दो फॉर्मूला, तीन एक्चुअली फॉर्मूला हमने देख लिया, कुछ भी खास नहीं गई, जब बस एक आपको याद है तो बाकी सब तो खुद से कर सकते हैं। अब गई इसमें एक कुछ खास चीज़ है जो हमें समझना है। अभी जो H = I² RT, अब इस पे सवाल कैसे पूछेगा वो तो आपको पता है, करंट प्रोवाइड कर देगा, रजिस्टर प्रोवाइड कर देगा, और टाइम आपको जरूर प्रोवाइड कर देगा कि आप कितने सेकंड तक हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, है ना, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगी वो आपको पता पड़ जाएगा। बहुत ही आसान है। अब गाइस इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि मान लो किसी भी सूरत में कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन मिलता है कि करंट वेरी करने लगे, चेंज कर रही है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। अब आपके पास प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि I² RT में I तो वेरिएबल हो गया, अब कैसे बनाएंगे सवालों को फिर? तो ऐसी चीजों को करने के लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। I इज वेरिएबल, देन H को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन से, I² R × dt। अब गाइस ऐसा हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। जब I वेरी करेगी तो हर टाइम में I अलग अलग होगी, तो फिर I² RT हर अलग अलग टाइम में अलग अलग वैल्यू देगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटे टाइम, है ना, एक छोटे टाइम, यानी आप कह सकते हो ΔT dt, तो उस dt टाइम में हीट पहले भी निकाल लेते हैं, और वो dt इतना छोटा इंटरवल है कि उसमें करंट लगभग क्या है, कांस्टेंट है, उसमें ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया लगभग। सो गाइस उस समय तो I² R × dt तो लिख ही सकते हैं। तो एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में हीट हमने निकाल लिया। अब उसको इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से लेकर के जितने भी टाइम तक आपको हीट निकालना है, तो हमें टोटल हीट पता पड़ जाएगा बहुत ही आसानी से। सही है, सो I² R × dt। क्लियर है गाइस, बहुत ही सिंपल है। अब इस पर एक दो सवाल कर लेते हैं, कुछ भी खास नहीं है। मान लीजिए कि आपको करंट दे दिया गया T+1, राइट, रेजिस्टेंस दे दी गई कंडक्टर की 2 ओम, ठीक है, और आपसे पूछा गया हीट इन T = 0 to 1 सेकेंड, मतलब पूरे 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच टोटल कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो बहुत ही आसान है गाइस, बहुत ही आसान है। I² R × dt फ्रॉम 0 to 1, और I² करेंगे मतलब ये T+1 का होल स्क्वायर, और R तो आपको पता है ये 2, और dt फ्रॉम 0 to 1। सो 2 को बाहर कर लेते हैं, और a + b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाद में तो सब 0 हो जाएगा, 7/3 फाइनली आ जाएगा गाइज। 2 and 3 2 = 6 1 7। ठीक है, और सिंपल सवाल तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है गाइज, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया,
जूल ने इस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने कुछ लॉ यहाँ से बताया गया, वो लॉ आपको इस इक्वेशन में साफ साफ दिख जाएगा। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि हीट जो है, हीट क्या वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है जब आर और टी कांस्टेंट रखें? बोलोगे बिल्कुल सर, दिख रहा है। फिर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब आई और टी कांस्टेंट कर दे, और फिर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब आई और आर को कांस्टेंट कर ले। तो यही 3 लॉज है, लॉ फॉर करंट, लॉ फॉर रेजिस्टेंस एंड लॉ फॉर टाइम। सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ना जूल्स का जो पहला लॉ है लॉ फॉर करंट, तो इसमें बोला गया कि जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन आर एंड टी आर कांस्टेंट। सिमिलरली सेकेंड लॉ फॉर रेजिस्टेंस, तो इसमें हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है when I and T are constants, and third one law for time, so heat directly proportional to T when I and R are constant। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पहले से भी दिख रही थी, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने निकाला है। ठीक है गाइज, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आप अभी सीख रहे हो, बहुत ही छोटी कंसेप्ट है गाइज ये। तो अभी तो हमने हीट निकालना सीख लिया, टी टाइम में कितनी हीट किसी रजिस्टर में प्रोड्यूस होगी। अब गाइज एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, और आपने नॉर्मल पावर भी तो पढ़ा ही है कि कहीं भी वर्क हो रही है तो वर्क डिवाइडेड बाई टाइम या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो सिमिलरली यहाँ पे रेट ऑफ जो हीट हो रही है ना, हीट में अगर हम टाइम से डिवाइड कर लें एंड दैट वुड बी पावर, इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली, राइट। पहले कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करते हैं। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ऑब्वियसली द रेट ऑफ heat produced in a conductor is called electric power. So this is what h by t, तो ये है आई स्क्वेयर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, सो पावर विल बी आई स्क्वेयर इंटू आर। बहुत ही सिंपल है। अब इसके कई एक फॉर्मेट भी हो सकते हैं, आई को हम भी के टर्म में भी डाल सकते हैं। सो आई को अगर भी बाई आर डाल दें तो ऐसा कुछ हो जाएगा, सो आर स्क्वेयर यानी ऊपर हो जाएगा भी स्क्वेयर और नीचे एक आर बचेगा, सो पी विल बी भी स्क्वेयर बाई आर। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा एक बेसिक सा सवाल होता है कि सर इस वाले को कहाँ यूज करेंगे और इस वाले को कहाँ यूज करेंगे। गाइस ये फॉर्मूला देखते ही आपको लग जाएगा कि ये वहाँ यूज करना चाहिए जहाँ करंट की बात हो रही हो, जहाँ रजिस्टर की बात हो रही हो, और जहाँ करंट वगैरह कुछ भी नहीं पता है, वोल्टेज की बात हो रही हो, वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे वोल्टेज, जहाँ पे करंट है ना, जहाँ पे करंट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा हो, ठीक है, क्या हो रहा है, बस वोल्टेज के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूज करेंगे। तो इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। और भी एक चीज़ चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है गाइस कि अगर मैं इसको यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो आई को अगर हम v बाई आर लिख दें, राइट, v बाई आर, तो अगर हम ध्यान से देखें, है ना, ध्यान से देखें तो एक आई को मैं बाहर कर लूँ और ऐसे, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो इसको आई आर भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप जैसे भी करना चाहो, आपके 3 फॉर्मेट्स हो गए, आई स्क्वायर आर, भी स्क्वायर बाई आर एंड आई इंटू भी। बहुत ही सिंपल है, इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखेंगे। अब गाइस इसमें होता क्या है थोड़ा समझिएगा अच्छे से।
जब आप इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे होते हो तो इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो तो समझ में आ गया कि रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर। तो गाइस ऐसा है कि जब हम किसी डिवाइस को यूज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे हीटर हो, चाहे एक्सेट्रा जो भी हो, तो गाइस उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो वो पावर कंज्यूम कर रहा होता है, राइट। हर एक सेकेंड में कुछ ना कुछ पावर वो क्या कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। तो हर एक सेकेंड में जितनी जूल एनर्जी वो वेस्ट कर रहा होगा, ये कहें कंज्यूम कर रहा होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई बल्ब है और उस बल्ब का 100 वाट रेटिंग है ना। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और उसकी जो रेटिंग लिखी हुई है वो कितनी है, 100 वाट है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड ये बल्ब खाने वाला है ना, कंज्यूम करने वाला है। सो द बल्ब विल कंज्यूम 100 जूल एनर्जी एवरी सेकेंड। क्लियर है गाइस, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। क्लियर है। अब गाइज अब आपको इतनी चीजें नॉलेज में आ गई, तो अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक बल्ब, स्पेशली इलेक्ट्रिक बल्ब को पढ़ना है, फिर हीटर के बारे में भी विशेष रूप से पढ़ाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब विशेष रूप से पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब की स्पेसिफिकेशन जो यहाँ पे लिखी रहती है, अभी तो मैंने समझा ही रखा है कि क्या लिखा हुआ है, और भी कुछ यहाँ लिखा रहता है गाइज, तो उसका क्या मतलब होता है, इसको अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग इस साइड में, स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ठीक है, एक बल्ब बना लेते हैं और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी बल्ब लिखा रहता है, अगर गाइज ऐसा लिखा हुआ है, अगर इस पे कुछ 100, मैं एग्जांपल से करता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। जनरली बल्ब पे ऐसे लिखे रहते हैं, 50 वाट, 100 वाट, 120 वाट, 220 वोल्ट वगैरह लिखा रहता है ऐसे। सो गाइज ये जो रेटिंग है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेटिंग, स्पेसिफिकेशन है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझाता हूं मैं। ए बल्ब रेटेड एज 100 वाट 220 वोल्ट मीन्स, मतलब समझते हैं, द बल्ब विल कंज्यूम 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड गाइस, पर सेकेंड, वेट, व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। गाइस ये भी कमाल का चीज है, मतलब इस बल्ब पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी नहीं कंज्यूम करेगी, 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब की बात हो रही है। दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। सो द बल्ब विल कंज्यूम 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड इफ इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, है ना। अब आपके दिमाग में एक फटाक से क्वेश्चन आएगा कि सर मान लीजिए 220 वोल्ट अगर नहीं है हमारे घर में, बल्ब पे लिखा जरूर है और हमने 220 वोल्ट सप्लाई नहीं किया, मेरे घर का वोल्टेज थोड़ा कम हो गया किसी भी तरीके से, 200 वोल्ट ही है या 100 वोल्ट ही है, तो क्या ये बल्ब 100 जूल से कम एनर्जी कंज्यूम करेगा? बेशक गाइज, ऑब्वियसली बात है। तो आपको क्या लगता है गाइज, ऐसे तो माइंड में लगता होगा कि सर 220 है तो 100 है, तो शायद ऐसा कहीं होता होगा कि अगर आधी कर दें, मतलब 110 कर दें, तो शायद इसकी जो पावर है वो 50 वाट हो जाए, शायद। बट गाइज ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब इसकी पावर और इसकी जो वर्किंग जो पोटेंशियल होती है वो दोनों डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कैसे इन्वॉल्व है सब पे अपन चर्चा करेंगे। तो क्या फिलहाल अभी ये बातें क्लियर हो गई कि कोई भी बल्ब पे अगर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखी रहती है, अगर उसको रेटिंग ऐसा दिया रहता है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही ये चीज सप्लाई करने वाला है, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करने वाला है और हर सेकेंड में। क्लियर है गाइज? अब इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब गाइज आपको पता होना चाहिए कि
किसी मैन्युफैक्चरर ने, किसी कंपनी ने इस बल्ब को बनाया है, तो अगर बल्ब पे अगर ये रेटिंग उन्होंने लिख रखा है तो वो स्टैंडर्ड है गाइज, है ना, वो इसके अकॉर्डिंग इस बल्ब को तैयार किए हैं, है ना। तो इस बल्ब की जो फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड होगी, रेजिस्टेंस तो करंट पर थोड़ी ना डिपेंड करती है, वो तो एक फिक्स्ड हो गया, एक बार बना के डाल दिया गया, वो फिक्स्ड हो गया। अब मेरे को एक चीज बताओ कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी फिलामेंट की, वो चाहे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल हो जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, तो बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगी वो कैसे निकालोगे। अब देखो यहां पे एक फॉर्मूला तुम्हें दिखा होगा, ये देखो आई स्क्वायर आर, और यहां पे देखो गाइज भी स्क्वायर बाई आर। यहां पे पता चल रहा है कि अगर V वोल्टेज है, अगर P पावर है, तो रेजिस्टेंस और तीनों इस तरह से रिलेटेड है। तो यहां आपको कंपनी ने तो 220 वोल्ट आपको बोला है ना कि इस पे आप ऑपरेट करना है, और पावर कितना कंज्यूम करेगी वो भी तो गिवन है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो रेजिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। सो R विल बी V स्क्वायर बाई P। सो गाइज V स्क्वायर विच इज 220 इंटू 220 एंड 100, 484 ओम। तो इससे हमें इस इलेक्ट्रिक बल्ब के रेजिस्टेंस के बारे में भी पता पड़ गया कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी होने वाली है, एंड दैट इज 484 ओम। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? बहुत ही आसान चीज है। हमने इलेक्ट्रिक बल्ब को देख करके बहुत कुछ अंदाजा लगा लिया कि ये बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, और गाइज ये कभी चेंज नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी चेंज नहीं करेगा। करंट आपका चेंज हो सकता है, इनफैक्ट आप वोल्टेज कम कर सकते हो तो पावर भी कम हो जाएगा, लेकिन इनकी रेशियोज कभी बदलने वाली नहीं है, यानी V स्क्वायर बाई P की रेशियो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि बल्ब की जो फिलामेंट है वो फिक्स्ड है, तो उसकी रेजिस्टेंस कैसे बदल जाएगी, ये बड़ी कमाल की चीज है, ठीक है। तो गाइज इसी से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर किसी जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर उसके टोटल पावर को जितना यूज करना चाहिए हमें, अगर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वोल्टेज कम है, राइट, तो फिर हम क्या उसमें, है ना, मतलब हमसे कोई पूछ सकता है कि बताओ कि अभी अवेलेबल पावर क्या है। वोल्टेज को कम कर दिया, दोगुना, मतलब वोल्टेज को आधी कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया, तो फिर अब बताओ कि अवेलेबल पावर क्या है, ये भी हम जवाब दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में हो रहा है सर वोल्टेज को अगर 2 गुना कर दे तो गाइज ये बल्ब फ्यूज ही कर जाएगा, इसलिए वैसा क्वेश्चन ही मत करना, है ना। बल्ब अगर अपने मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा वो अगर मैंने सप्लाई कुछ कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा उसका। तो चलिए गाइज पहले आप इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग छोटे छोटे सवाल सेट करते हैं इस पर। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा सवाल लगाते हैं जिससे आपको पूरी फील आ जाएगी। सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और इसकी कुछ रेटिंग गिवन है, राइट। सवाल यही है कि जब इस बल्ब को 110 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जाए, अभी किस पे ऑपरेट कराने के लिए बोला गया है, 220 पे, तो कितना पावर कंज्यूम करेगी, 100 वाट। बट इसे मैं 110 वोल्ट पे अप्लाई करूं तो कितनी इसकी अवेलेबल पावर होगी, सेम पावर तो नहीं होगी। इफ द गिवन बल्ब is operated at 110 volt, what will be power consumed? ठीक, तो गाइज एक बात तो बड़ी इजी समझना है कि कोई भी बल्ब की रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड होगी, वो तो बदलने वाले है नहीं, क्योंकि एक बार बन गया तो फिर बन गया। सो दिस इज V स्क्वायर बाई P, यही होती है ना। सो दिस इज कांस्टेंट, R कांस्टेंट होती है। तो गाइज दो केस में बात करूं तो पहले केस का V स्क्वायर और फिर P, फिर दूसरे केस का V स्क्वायर बाई P, ऐसा कुछ हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज मैं लिख रहा हूं ये, क्योंकि R दोनों केस में क्या होगा, सेम ही होगा। तो पहले केस में अगर मैं V1 की बात करूं, सो दिस इज 220 स्क्वायर एंड 100। सेकेंड केस में आपने बोला है 110 एंड P2 आपसे पूछा गया। बहुत ही आसान चीज है। अब आप इसको सॉल्व कर लो और P2 का वैल्यू निकाल लो।
25 वाट, है ना। ऐसा हमें लगता था कि शायद वोल्टेज हाफ करी गई है तो ये 50 हो जाए, बट वैसा हो नहीं रहा है गाइज। कितना हो जा रहा है? 1/4। और ये ऑब्वियस सी बात है गाइज, इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं थी। सिंपल सी बात है गाइज कि v स्क्वायर बराबर r टाइम्स ऑफ p होती। सोचो, यानी कहीं ना कहीं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है ना, या यूँ कहें कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर है। सीधी सी बात है, ठीक है गाइज, सीधी सी बात है। तो कहीं ना कहीं वोल्टेज क्या करी गई है? देखो गाइज, वोल्टेज क्या करी गई है? हाफ करी गई है। वोल्टेज क्या करी गई है? हाफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये हाफ करेंगे तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। सोचो, अगर मैं डायरेक्ट करूं P2/P1, सो दैट वुड बी V2/V1 का होल स्क्वायर। तो साफ क्लियर है कि बाद की वोल्टेज हाफ करी गई है, हाफ करी गई है शुरुआत का। सो P2/P1 हमें देखने को मिल रहा है 1/4। सो साफ क्लियर है कि P2 विल बी P1/4। तो डायरेक्ट भी हम चाहे तो कर सकते थे, 100 वाट की बल्ब थी, सो दिस इज 25, राइट। तो 25 वाट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, ठीक है गाइस। अब इसी तरह से और भी सवाल कर सकते हैं, है ना, कुछ और मॉडिफिकेशन वो कर सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बल्ब है, उसका रेटिंग वो लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि 100 वाट की बल्ब है, अभी वो फिलहाल 50 वाट की बल्ब की तरह बिहेव कर रही है। तो आप बता सकते हो कि अभी मैंने उस पर कितनी वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। बात वही है गाइज, आपकी बार पी के बारे में बात कर रहे हैं, भी पूछ रहे हैं, बन जाएगा सिमिलर तरीके से। आर निकालने की जरूरत नहीं गाइज। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि आर को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, करने के बाद अगले वाले में डालते हैं। उतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आर डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर लो और डायरेक्ट आंसर कर लो, ठीक है गाइज। इसी तरह से और भी सवाल हम चाहे तो सेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है गाइज। एक सवाल और लगाते हैं इसमें। एक बल्ब है जो 100 वाट की है और उसकी रेटिंग भी लिखी हुई है लेकिन एब्सेंट है, वो पता नहीं है, ये हमें मिट गया है किसी भी तरीके से, राइट। इफ दिस बल्ब इज ऑपरेटेड एट 100 volt, then it shows, ठीक है, it shows ठीक है, ये कितना पावर शो करता है? 25, मतलब इतना कंज्यूम करता है। फाइंड भी क्या लिखा हुआ था यहां, ठीक, ये चीज आपको बतानी है। अब गाइस अच्छे से वाच कीजिए, जब ये 100 वोल्ट है तो 25 वाट का काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो गाइस रेजिस्टेंस तो नहीं बदलती ना अभी पहले की तरह, यानी रेजिस्टेंस तो नहीं बदलती। दिस इज V²/R P, सॉरी। सो गाइस V²/P दो केसेस में बराबर ही होंगे, पहला दूसरा और दूसरा केस जस्ट पहले की तरह। बहुत सिंपल है, देखने में भले थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा हो, बाकी है कुछ नहीं है। तो 100 का स्क्वायर कर लें तो P1 उस समय कितनी थी? 25 थी। बाद में V2 पूछा गया गाइज, पूछा गया है जब उसकी पावर कितनी है? 100। तो बहुत ही सिंपल सवाल है गाइज, ठीक है। सो V² वुड बी 100 स्क्वायर इंटू 4, सो V वुड बी 100 स्क्वायर रूट कर रहा हूं तो 2, तो कितना हो जाएगा? 200 वोल्ट। क्लियर है गाइज? तो पक्का ये कितने पे रहा होगा? 200 वोल्ट पे रहा होगा। मतलब कंपनी ने 200 वोल्ट के लिए ये बल्ब बनाई थी। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज कि ये बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत इजी है? ऑब्वियसली गाइज बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा वाच करना है कि V क्या है, P क्या है, फिर V यहाँ V क्या है और P क्या है, बस सीधे से बना दिया, कहीं भी इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। अब गाइज इसी तरह से और भी बातें हम लोग करेंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर दो बल्ब को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया,
ठीक है, या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या उसकी पावर होगी, क्या वो बढ़ जाएगी, घट जाएगी, ठीक है, इस पे अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो गाइज मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।